आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे इसी लेक्चर में अगर तंत्र का चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम विष उपद्रव, ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटी, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस और एंडोक्राइन डिसरप्टर्स के बारे में बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क्स में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे महायोगी गुरु गोरखनाथ में 5 मार्क्स में विष के उपद्रव पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं विष के उपद्रव के बारे में। तो आचार्य चरक ने विष के उपद्रव क्या क्या कहे गए। नील ओष्ठा मतलब होठों का नीला होना, दंत शैथिल्य मतलब दंतों का हिल जाना, केश पतन मतलब बालों का झड़ना, अंग भंग, विक्षेप, लोमहर्ष, ये सब क्या होते हैं? ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं विष के। मतलब अगर किसी को विषाक्तता हुई उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, उनको कहा जाता है विष उपद्रव। इसी तरह आचार्य सुश्रुत ने भी कहा है। आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है? जीवा श्वेत वर्ण की हो जाती है, नासा और स्वर का क्या हो जाता है? भंग हो जाता है, केश यानी कि बाल झड़ते हैं, दंश स्थान कैसा हो जाता है? कृष्ण वर्ण का हो जाता है, शोथ युक्त हो जाता है, हनुस्तंभ रहता है, मुख में लाला स्राव रहता है और उन्माद आदि से रोगी पीड़ित रहता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग, तो अष्टांग संग्रह क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या करना, अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो पहले आपको छोटा छोटा आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग और अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना है। अष्टांग हृदय क्या कहते हैं? ज्वर, कास, वमन, श्वास, हिक्का, अति तृष्णा, मूर्छा, अतिसार, मल अवरोध, मल का अवरोध हो जाएगा, आना होगा, बस्सीशूल होगा, शीरशूल मतलब सिर में पेन होगा, शोथ होगा, स्वेलिंग होगी, पूती, रक्तस्राव, वात प्रकोप, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब इनका अगर हम बात करते हैं कि हम मॉडर्न के साथ कोरिलेट करके पढ़ते हैं, इनका मैनिफेस्टेशन पढ़ते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं ज्वर, तो ज्वर किस जो विष है उसकी कॉम्प्लिकेशन के रूप में जो है ज्वर किस तरह से उत्पन्न होता है? तो फीवर किस वजह से होता है? ड्यू टू पॉइजन इज कोरिलेटेड विद आगंतुक ज्वर। अगर तुम देखते हो ना कि अगर हम पॉइजन की वजह से जो फीवर होता है, जब हमारा पॉइजन हुआ, पॉइजन टॉक्सिसिटी हुई, ठीक है, उसकी वजह से जो फीवर हुआ उसको कोरिलेट किया गया आगंतुक ज्वर। आपने पढ़ा होगा आगंतुक ज्वर कौन से होते हैं? जो किसी बाह्य कारण से होते हैं। तो जो पॉइजन की टॉक्सिसिटी होगी वो कैसा एक एक्सटर्नल फैक्टर है। इट इज़ ऑल्सो कंपेयर विद आर्म विश एंड कैन बी ड्यू टू सीवियर ड्रग इंट्रैक्शन टर्म एज ड्रग फीवर। तो ये क्या हो सकता है? इसको हम आमविश के नाम से भी कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जब हमारे ड्रग का इंट्रैक्शन होता है उसकी वजह से जो सीवियर जो फीवर होता है उसको हम कहते हैं ड्रग फीवर। तो यहाँ पे ड्रग फीवर के नाम से भी इसको मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह कफ किसकी वजह से होता है? कॉम्प्लिकेशन की फॉर्म में। कफ कैन बी ग्रुप एज ड्यू टू ड्रग एंड स्मोकिंग इंक्लूड लाइक पैसिव स्मोकिंग, पोस्ट इन्फेक्शस कफ, ड्रग सच एज एस इनहिबिटर एंड क्लोनिडीन ऑन लॉन्ग टर्म यूज कॉज कफ। जैसे हमने एस इनहिबिटर वगैरह यूज़ किया, क्लोनिडीन वगैरह यूज़ किया, तो उसकी वजह से भी कफ देखने को मिल सकता है। इसी तरह वमन, जैसे लाइक अगर तुमने कोई टॉक्सिक सब्सटेंस लिया, लाइक एपोमॉर्फिन लिया, डिजिटैलिस वगैरह लिया, एग्रोट, तो ये क्या करेंगे? ट्रिगर कराते हैं वोमेटिंग को। और ये क्या करते हैं? हमारी जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा वोमेटिंग सेंटर है, उसको क्या करते हैं? एक मैसेज या एफरेंट मैसेज सेंड करते हैं, देन उसके बाद क्या होती है? वोमेटिंग हो जाती है। इसी तरह लाइक श्वास, यह लिखने को नहीं आएगा, ये आपको लिखना भी नहीं है, बस थोड़ा पढ़ाना है। तो ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि हमारा कोई भी पोर्शन या कोई भी चीज़ हमारी मिस ना हो। अगर हम श्वास के बारे में देखते हैं, इट इन सैलिसाइलेट पॉइजनिंग, अगर सैलिसाइलेट पॉइजनिंग की अगर ओवरडोज हो जाए, देयर इज मेटाबॉलिक एसोसिएटेड एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? डिस्पनिया होगा। ठीक है, एसिडोसिस आपको पता है, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि डिस्पनिया हो जाएगा, लैक ऑफ ब्रीदिंग होगी। ठीक है, इसी तरह हम अतिमूर्छा यानी कि कोमा, तो जो टॉक्सिक हैं वो क्या करते हैं? कॉज करते हैं, लाइक आर्सेनिक, लेड, मिल्क अल्कलाइन, ठीक है, सिंड्रोम एंड ड्रग विद हाई लेवल ऑफ न्यूरोलेप्टिक। तो ये क्या करते हैं? ये क्या कराता है? हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके में टॉक्सिसिटी कॉज कराते हैं, जिसकी वजह से कॉमा जैसी कंडीशन कॉज होती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं अतिसार या डायरिया के बारे में, इन्फेक्शस लाइक वायरल बैक्टीरिया, प्रोटोजोल एंड फंगल विच रिलीज एंडोटॉक्सिन, ये भी ये क्या कराते हैं? डायरिया वगैरह कॉज कराते हैं। लाइक ड्रग एब्यूज लाइक मैग्नीशियम ट्राइसाइलिसाइड, सिमेटिडीन, थायोफाइलिन, डिजॉक्सिन, आयरन प्रिपरेशन, लीवर डोपा, एनसेट्स जो फेमस हैं। ठीक है, तो ये भी क्या कॉज करा सकते हैं? डायरिया कॉज करा सकते हैं। लाइक मरकरी ब्लड स्टेन डायरिया कॉज कराता है। ठीक है, इसी तरह आर्सेनिक क्या कराता है? राइस वाटर जैसे अर्ली स्टेजेस में। ठीक है, और जो हमारा कॉपर है वो डायरिया कॉज कराता है विद म्यूकस स्टेनिंग या मोशंस। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, विबंध अभी बताया ना, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लिकेशंस पढ़ रहे हैं, उपद्रव पढ़ रहे हैं। विबंध, प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ ड्रग्स सच एज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग वगैरह यूज़ कर रहे हो, एल्ब्यूमिन वगैरह यूज़ कर रहे हो, बिस्मथ या कोडीन वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो सकती है? कॉन्स्टिपेशन वगैरह को कॉज करा सकती है। आद्यमान क्या है? फ्लूटेंस मतलब प्रोलॉन्ग, जैसे लाइक तुमने विटामिन ए, विटामिन डी, पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह का यूज़ किया, तो वो क्या करा सकते हैं? आद्यमान की फ्लूटेंस की स्टेज को कॉज करा सकते हैं, कंडीशन को कॉज करा सकते हैं। हेड एक लाइक इन्फेक्शंस लाइक टाइफाइड, ड्रग लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एपेटाइट सप्रेसेंट
एंटी हाइपरटेंसिव या कैफीन वगैरह क्या करा सकते हैं, कॉज करते हैं हेडेक को। इसी तरह शेवथ्यू मतलब ऑडिमा, ऑडिमा या शोथी जिसको हम कहते हैं, एनसेट्स लाइक कॉर्टिकोसाइड्स, ये क्या करते हैं, ये हमारे ये कॉज कराते हैं ड्रग इंड्यूस एडिमा। इसी तरह ब्लीडिंग, तो अगर लाइक तुम किसी पेशेंट को क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐसी ड्रग दे रहे हो जो हीमोलिसिस ड्रग है, तो वो क्या कराएंगे, वो हीमोलिसिस ड्रग क्या करती हैं, वो हमारी बॉडी में हीमोलाइसिस कराएंगी, ब्लड जो है उसका सेल्स का ब्रेक डाउन कराएंगे और वो क्या कराएंगे, वहाँ पे ब्लीडिंग कराएंगे। ठीक है। इसी तरह पूतिदंश मतलब प्यूटिफिकेशन मतलब गलना। ठीक है। पूतिदंश भी तो ना, यहाँ पे आप देखो भी हमने पढ़ा कि पूती, तो पूती का मतलब होता है कि कोई भी स्थान जो है उसका प्यूटिफिकेशन मतलब उसमें गलना वगैरह सड़ना वगैरह। तो पंक्चर अगर वूंड है तो वहाँ पे इन्फेक्शियस मटीरियल वगैरह एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो हमारा वूंड है उसमें ऐसी कोई कंडीशन जो फेवरेबल वगैरह है बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह में, तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे हमें प्यूट्रिफिकेशन वगैरह देखने को मिलता है। लाइक गन शॉट या ब्लिस्टर्स वगैरह उनको इम्प्रॉपरली हील्ड है तो वहाँ पे देखने को मिल जाता है। या फिर जैसे वेनमस फिश हैं लाइक ड्रैगन फिश, कैट फिश वगैरह, तो ये भी क्या कराते हैं, पॉइजनस वूंड को कॉज कराती है। इसी तरह विष अनिल वात मतलब वात दोष क्या करता है, एग्रीवेट। लाइक अगर पेशेंट है तो पेशेंट ने अफेक्ट हुआ पॉइजन से और वो ऐसे आहार विहार को कंडक्ट कर रहा है, ऐसे आहार विहार ले रहा है जिससे क्या हो रहा है, उसको वात दोष हो रहा है और वातज डिसऑर्डर देखने को मिलता है। पर्सन एफिलिएटेड फ्रॉम पॉइजन हुज फूड एंड एक्टिविटी आर कंडक्टेड टू इंक्रीज वात दोषा बिकम एफिलिएटेड विद वेरियस टाइप ऑफ वात डिसऑर्डर्स। ये यहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ा, नॉर्मली हमारा जो हमारे उपद्रव है उसके बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटी। अब देखो ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटी क्या होता है, बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ, या तो कोई ऐसे हार्मफुल या पॉइजनस इफेक्ट जो हमारे, जब हमने कोई ड्रग ली या हमने कोई फार्मास्यूटिकल एजेंट लाइक हमने कोई ड्रग लिया या कोई हमने कैप्सूल्स लिया, कोई टैबलेट वगैरह लिया, तो उसके जो हार्मफुल इफेक्ट या पॉइजनस इफेक्ट हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटी। मतलब कि ऐसी विषाक्तता जो किसकी वजह से हो रही है, ड्रग की वजह से हो रही है, उसी को हम क्या कहेंगे, ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटी कहेंगे। ठीक है। तो हार्मफुल और पॉइजनस इफेक्ट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन और एक्यूमुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एजेंट्स इन बॉडी इज नोन एज ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटी। अब देखो आपको पता होगा ड्रग के इफेक्ट दो होते हैं, पहला होता है डिजायरेबल और एक होता है अनडिजायरेबल। मतलब जो हम चाहते हैं, लाइक अगर मैंने एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दी तो मेरा काम क्या था कि उसको इन्फ्लामेशन कम करना, तो ये था मेरा डिज़ायरेबल इफेक्ट। लेकिन अगर उसने इन्फ्लामेशन वगैरह कम नहीं किया, ठीक है, तो ये होगा मेरा अनडिज़ायरेबल इफेक्ट। इसी तरह अगर हम बात करते हैं अनडिज़ायरेबल इफेक्ट के बारे में, तो अनडिज़ायरेबल दो हो सकते हैं, लाइक साइड इफेक्ट हो सकता है किसी भी ड्रग का, है ना, मैं नहीं चाहता था साइड इफेक्ट आए, तो ये साइड इफेक्ट हो सकता है, या फिर टॉक्सिसिटी कॉज कर दी ड्रग ने, तो ये हमारे दो टाइप के होते हैं अनडिज़ायरेबल इफेक्ट। इसी तरह जो हमारे टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है फार्मेकोलॉजिकल, दूसरा होता है पैथोलॉजिकल या जीनोटॉक्सिक। तो ये फार्माकोलॉजिकल मतलब ड्रग वगैरह से, या फिर पैथोलॉजिकल मतलब कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन वगैरह की वजह से जो ड्रग में टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिले, उसको हम कहेंगे टॉक्सिक इफेक्ट। तो ड्रग के दो इफेक्ट होते हैं, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल फर्दर दो टाइप के होते हैं, साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट। एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप, फार्माकोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल या जीनोटॉक्सिक। ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले टॉक्सिक इफेक्ट। हम ड्रग टॉक्सिसिटी पढ़ रहे हैं, ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटी पढ़ रहे हैं, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, टॉक्सिक इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, अनडिज़ायरेबल या हम कह सकते हैं अवॉइडेबल इफेक्ट होते हैं जो हमने ड्रग ली, ठीक है, उसमें जो उसका नॉर्मल एक्शन था उसके अलावा जो वहाँ पे एक्शन देखने को मिला या ओवरडोज की वजह से जो हमें इफेक्ट देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं टॉक्सिक इफेक्ट। लाइक इज एन अनडिज़ायरेबल बट ऑफन अवॉइडेबल इफेक्ट caused by the excessive pharmacological actions of the drug at the normal dose for prolonged use or overdose for the normal period। अगर सिंपली क्या है टॉक्सिक इफेक्ट क्या है कि आपने क्या किया कि जो आपकी ड्रग थी उसको नॉर्मल डोज पे लंबे समय तक के लिए यूज़ करते रहे तो भी वो टॉक्सिक होगी। अगर आपने क्या किया कि नॉर्मल पीरियड के लिए, मान लो आपने एक छोटे पीरियड के लिए और ड्रग को क्या किया ज़्यादा मात्रा में लिया, तो भी वो क्या करेगी, टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करती है। लाइक एग्जांपल अगर देखते हैं टॉक्सिक इफेक्ट क्या होगा, आप पैरासीटामॉल ले रहे हो, ठीक है, तो पैरासीटामॉल अगर नॉर्मल है, नॉर्मल ले रहे हो, नॉर्मल टाइम पीरियड के ले रहे हो, तो एनाल्जेसिक होगी, पेन को कम करेगी और हमारे फीवर को कम करेगी। लेकिन अगर ज़्यादा लंबे समय के लिए या फिर आपने जो उसकी डोज है वो ज़्यादा ली, तो क्या करेगी, हिपेटोटॉक्सिसिटी करेगी, मतलब आपके लीवर में टॉक्सिसिटी करेगी। लाइक मॉर्फिन है तो एनाल्जेसिक होती है, पेन कम करती है, लेकिन अगर ज़्यादा लोगे तो रेस्पिरेटरी फेलियर या ओवरडोज हो सकता है, की वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर या तो इसकी डोज लंबे समय तक के लिए ज़्यादा ले ली जाए या फिर इसको टाइम पीरियड लंबा कर दिया जाए, तो क्या होगा, वेस्टिबुलर डैमेज हो जाएगा या फिर हमारा, ठीक है। इसी तरह इमिप्रिन है तो ये एंटी डिप्रेसेंट होती है, मतलब डिप्रेशन को कम करती है, लेकिन अगर इसको लंबे समय तक के लिए ओवरडोज कर लिया जाए तो क्या करेगी, कार्डिक एरिथीमिया कॉज करती है।
अब जो हमारे ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटी है वो हम बात करते हैं तो उसके सीवियर टाइप उसके सेवरल मैकेनिज्म हैं। कैसे कैसे मैकेनिज्म है उसको बात करते हैं। सबसे पहला है ऑन टारगेट एडवर्स इफेक्ट। अब देखो ड्रग का इफेक्ट जिस सेल पे था वो वहाँ पे जाके कर रही है, लेकिन उसकी जो इफेक्ट था वो अलग देखने को मिल रहा है। इसको हम कहते हैं ऑन टारगेट एडवर्स इफेक्ट, अभी बताऊंगा डिटेल में। इसी तरह दूसरा होता है ऑफ टारगेट एडवर्स इफेक्ट। इसी तरह होता है प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइज। इसी तरह होता है एक होता है हमारा इडियोसिनक्रेटिक टॉक्सिसिटी और एक होता है हमारा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब देखो सबसे पहले ऑन टारगेट इफेक्ट पढ़ो। ऑन टारगेट इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो ड्रग है वो बाइंड की किस पे, जिस रिसेप्टर पे जाके उसको बाइंड करना था उसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड की है, लेकिन उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो कम या ज़्यादा वो क्या हो गई, इनअप्रोप्रिएट थी, ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से उसने क्या किया, टॉक्सिसिटी कॉज किया। मतलब मान लो मैंने एक ड्रग दी जो जिसको मेरे जहाँ पे मेरे पेन हो रहा था उस जगह पे जाके उसको वर्क करना था, तो वो जाके वर्क वहीं कर रही है, लेकिन क्या हुआ, उसकी ओवरडोज हो गई, तो क्या करेगी, उसकी साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब जहाँ का टारगेट था वहीं पे वर्क किया, लेकिन उसका कहीं उसी जगह पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑन टारगेट इफेक्ट। These are the result of the drug binding to its intended receptor but at an inappropriate concentration। अगर आप inappropriate concentration दे रहे हो with suboptimal kinetics or in the incorrect tissue, an important case of an on target effect may occur because of the drug or one of its metabolites interact with appropriate receptor but in incorrect tissue। सिंपल सी बात है। मेनली ड्रग टारगेट आर एक्सप्रेस इन मोर देन वन टाइप ऑफ सेल टिश्यू। लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है डाइफिनाइल ड्रामाइन और हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, एक ही ड्रग का नाम है डाइफिनाइड्रामाइन और हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, इसी तरह है ऑफ टारगेट। मतलब अब देखो सिंपल है, ड्रग जो है वो इंटरेक्ट नहीं की जिसे और टारगेट पे जाना था वो कहीं और जाके इफेक्ट दे रही है। जैसे लाइक अगर हम बात करते हैं एंटी हिस्टामिन टेट्राफिनिडीन विच ऑल्सो इनहिबिट है कार्डिक पोटेशियम चैनल। ये क्या है, मतलब इसको कहीं पे वर्क करना था, लेकिन ये क्या है, कहाँ पे जाकर वर्क कर रही है, कार्डिक पोटेशियम चैनल को भी इनहिबिट कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा एक टॉक्सिसिटी देखने को या टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसी तरह है नेक्स्ट है हमारा हार्मफुल मेटाबोलाइट। हार्मफुल मेटाबोलाइट आपको पता है मेटाबॉलिज्म का होता है, लीवर में होता है ड्रग का। ठीक है, लेकिन क्या होता है, वर्चुअली ऑल ड्रग मॉलिक्यूल्स आर मेटाबोलाइज्ड इन लीवर एंड अदर टिश्यू। समटाइम्स मेटाबोलाइज्म प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकली एक्टिव मेटाबोलाइज ड्रग मेटाबोलाइज कैन कॉज क्या कर सकती है, एडवर्स इफेक्ट। अब सिंपल क्या है कि आपको पता है कि जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ होता है, लीवर और हमारे टिश्यू में होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैसे होते हैं, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, जो क्या करा सकते हैं, हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इडियोसिंथेटिक टॉक्सिसिटी। इडियोसिंथेटिक टॉक्सिसिटी का मतलब क्या है, इडियोसिंथेटिक टॉक्सिसिटी ये एक रेयर एडवर्स इफेक्ट मिलता है, लेकिन इसका कोई, अगर हम बात करते हैं इसका जनरल मैकेनिज्म के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो दीज रिफ्लेक्ट यूनिक इंडिविजुअली जेनेटिक डिफरेंस इन द रेस्पॉन्स ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल पॉसिबली थ्रू वेरिएशंस इन ड्रग मैकेनिज्म और इम्यून रेस्पॉन्स। तो अगर हम बात करते हैं इडियोसिंथेटिक टॉक्सिसिटी के बारे में, लाइक ये इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स होता है। लाइक अगर हमने ड्रग ली तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको किस तरह से ट्रीट करता है, उसको फॉरेन पार्टिकल की तरह से ट्रीट करेगा और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी बॉडी है उसमें इम्यूनोलॉजिकल एक्शंस देखने को मिलेंगे या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस वगैरह देखने को मिलता है, उसी को हम कहते हैं इडियोसिंथेटिक टॉक्सिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे दो टॉपिक हो गए। पहले हमने ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटी पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ा उपद्रव के बारे में। तो आप देखो यहाँ पे विश्व उपद्रव हुआ, ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटी हुआ। अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के बारे में। तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड मतलब क्या होता है कि ऐसे एरिया में वर्क करना या ऐसे कंडीशंस में वर्क करना जो ह्यूमन की लाइफ के लिए या ह्यूमन की प्रॉपर्टी के लिए या ह्यूमन की हेल्थ के लिए क्या है, जो है उसके लिए कहीं ना कहीं डेंजरस है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशन। मतलब ऐसा प्रोफेशन में काम करना जो उसके लिए, उसकी हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं क्या है, उसके लिए डेंजरस है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल हजार्ड। हजार्ड इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन दैट पॉजेज अ पोटेंशियल थ्रेट और रिस्क टू लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे हजार्ड के मतलब क्या है कि एक ऐसी कंडीशन या एक ऐसी सिचुएशन जो हमारी लाइफ या हमारी हेल्थ या हमारी प्रॉपर्टी या हमारी एनवायरनमेंट के लिए खतरा होती है, उसको हम कहते हैं हजार्ड। और इसी तरह कोई भी अगर ऑक्यूपेशन, मतलब एक ऑक्यूपेशनल मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन जो उसकी हेल्थ वगैरह के लिए, उसकी प्रॉपर्टी है, उस पर इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहा है, हजार्ड बन, मतलब हजार्ड बन रहा है, उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड। एनी इलनेस एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन और इंडस्ट्रीज रेफर टू एन ऑक्यूपेशनल डिजीज़। मतलब कोई भी एक ऐसी डिजीज़, कोई भी एक ऐसी बीमारी जो उसको किस वजह से हुई है, किसी स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन की वजह से या फिर इंडस्ट्री वगैरह की वजह से हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कहते हैं। ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होते हैं, रिस्क होते हैं
एसोसिएटेड वर्किंग इन स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस। अब हम बात करते हैं कि जो है हमारा एक्चुअल में ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड क्या है। तो एक एसोसिएशन है जिसका नाम है ओशा। ओशा क्या है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ये याद कर लेना, इसमें एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ठीक है, ओशा के बारे में डिस्क्राइब किया है 5 कैटेगरीज ऑफ ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। तो ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड को ओशा ने 5 कैटेगरी में किया है। पहला फिजिकल हज़ार्ड, दूसरा केमिकल हज़ार्ड, बायोलॉजिकल हज़ार्ड, एर्गोनोमिक हज़ार्ड और एक्सीडेंटल हज़ार्ड। तो पहला है फिजिकल हज़ार्ड, असिस्टेंट विद नॉइस, आयनाइजिंग ग्रेडियंट, रेडिएशन या टेम्परेचर। मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस है, बहुत ज़्यादा रेडिएशन वगैरह है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह, तो उसकी फिजिकल हज़ार्ड में आएगा। उसके लिए क्या होगा, जो भी ऐसे एनवायरनमेंट में काम करेगा उसकी हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं वो डेंजरस होगा। इसी को हम क्या कह देंगे, फिजिकल हज़ार्ड कह देंगे। अब इसके बाद केमिकल हज़ार्ड, लाइक ऐसी फैक्ट्रीज में वर्क कर रहा है जहाँ पे गैसेज हैं, वेपर्स वगैरह हैं, केमिकल फैक्ट्री में वर्क कर रहा है या फ्यूम्स वगैरह, तो वो क्या होगा, उसके लिए केमिकल हज़ार्ड होगा। इसी तरह बायोलॉजिकल हज़ार्ड, मतलब ऐसी लैब वगैरह में जहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह इनके बारे में या फिर ब्लड वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट वगैरह कंडक्ट होते हैं, तो उसके लिए क्या होंगे, बायोलॉजिकल हज़ार्ड होंगे। इसी तरह एर्गोनॉमिक हज़ार्ड, लाइक वर्क शिफ्ट, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, ऐसा सिचुएशंस हो गई कि भाई पूरा पूरा दिन आपको वर्क करना है। जैसे प्राइवेट सेक्टर्स में होता है 12-12 18-18 घंटे की जॉब होती है, तो उसके लिए क्या है, उसकी हेल्थ को इफेक्ट करता है ना, कहीं ना कहीं तो हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, तो वो बनेगा हमारा एर्गोनॉमिक इफेक्ट हज़ार्ड। ठीक है, इसी तरह एक्सीडेंटल, लाइक इनसफिशेंट लाइट वगैरह है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर फायर एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो वहाँ पे कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज़ आ गए। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, हेल्थ को इफेक्ट हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्यूपेशनल, उसको हम क्या कहेंगे, हमारा एक्सीडेंटल हज़ार्ड कहेंगे। अब इसको हज़ार्ड जो है, ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, मेन हमारा टारगेट ये है। तो क्या करना चाहिए हमें, फोकस ऑन प्रिवेंशन ऑफ कंडीशन बिफोर इट अकर। तो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है कि भाई ऐसी कंडीशन ना है, उससे पहले पहले क्या करना है हमको, प्रिवेंशन मतलब सेफ्टी लेनी है। सेफ्टी इज़ बेटर देन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, तो ये वाली बात है कि हमें क्या करना है, पहले हमें अपनी सेफ्टी को अच्छा करना है। दूसरी, अगर वहाँ पे मान लो कोई अगर ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड डिजीज़ हो भी गई है, ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड हो चुका है, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन हमें क्या लेना है, सबसे पहले तो हमें प्रिवेंशन लेना है। और दूसरा क्या करना है, एम टू रेज अवेयरनेस एंड डिटेक्ट सिम्टम्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द सिचुएशन। मान लो अगर कोई सिचुएशन आ गई तो उसके सिम्टम्स को डिटेक्ट करना है और सिचुएशन वगैरह को देखते हुए जो इम्पैक्ट है सिचुएशन की उसको कम करना है बाय नॉलेज एंड एजुकेशन या कम्युनिकेशंस एंड स्क्रीनिंग प्रोग्राम वगैरह। मतलब टेस्ट वगैरह भी सब चीज़ें आ जाएंगी उसमें, पूछना या कम्युनिकेट वगैरह करना है, सब चीज़ें। ठीक है, इसके बाद टर्शरी प्रिवेंशन क्या होगा, फोकस ऑन मिनिमाइजिंग द हार्मफुल एंड इम्पैक्ट ऑफ इलनेस और इंजरी बाय फैसिलिटेटिंग ट्रीटमेंट। उसको क्या करना है, ट्रीटमेंट वगैरह देना। अगर वहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है या हार्मफुल, पहले क्या करोगे, पहला प्रिवेंशन है। दूसरा क्या है कि प्रिवेंशन, पहला प्रिवेंशन, दूसरा क्या है सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, प्राइमरी में क्या है कि भाई पहले ही कंडीशन, कोई भी ऐसी आपदा है उससे पहले ही तैयार होना। सेकेंडरी क्या है, अगर आपदा आ गई है तो उसके इफेक्ट को कम करना, और अगर वहाँ पे कोई सिम्टम्स वगैरह आ रहे हैं, इम्पैक्ट हो चुका है, तो उस इम्पैक्ट का ट्रीटमेंट करना ही हमारा टर्शरी प्रिवेंशन में आ जाएगा। अब इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे कुछ ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड के, लाइक अगर हम मैकेनिकल हज़ार्ड में देखें तो इंजरीज जैसे कट गया, कहीं पे कट हो गया, एब्रेशन वगैरह, कंट्यूजन वगैरह, या ठीक है। इसी तरह फिजियोलॉजिकल हज़ार्ड, साइकोलॉजिकल हज़ार्ड, फिजियोसोशल हज़ार्ड में देखो लैक ऑफ जॉब सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, जॉब से सेटिस्फाई नहीं है तो उसकी भी कहीं ना कहीं हेल्थ इफेक्ट करेगा। इनसिक्योरिटी है, पुअर इंटरपर्सनल रिलेशन है, वर्क प्रेशर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, हमारी साइको सोशल हज़ार्ड में आ जाएंगी। इसी तरह हीट इलनेस में क्या आ जाएगा, लाइक अगर वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है या फिर एक्सट्रीम एजिंग है, पुअर फिजिकल कंडीशंस है, फैटीग वगैरह है, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हीट इलनेस के। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एलर्जिक मैनिफेस्टेशन। एलर्जिक मैनिफेस्टेशन बेसिकली क्या होता है कि देखो, एलर्जी कब होती है, जब तुम्हारी बॉडी में कोई ना कोई एक फॉरेन मटेरियल होता है, तो तुम्हारी इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होता है, वो क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को कॉज करता है। ठीक है, वही किस में आ जाती है, हमारी एलर्जी में आ जाती है। तो एलर्जी अकर्स व्हेन द इम्यून सिस्टम रिएक्ट टू ए फॉरेन सब्सटेंस लाइक पॉलन बी, वेनम और पैड डेंडर और फूड दैट डजेंट कॉज अ रिएक्शन इन मोस्ट पीपल। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपली एलर्जी मैनिफेस्टेशन की। एलर्जी क्या होती है कि एलर्जी कब होती है, जब हमारे इम्यून सिस्टम क्या करता है, किसी भी फॉरेन सब्सटेंसेस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाता है या उसकी फाइट करने की कोशिश करते हैं, तब हमारी बॉडी में क्या होती है, एलर्जी कॉज होती है। सिम्टम क्या होंगे एलर्जी के, एलर्जी की रिएक्शन कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, इन सम केसेस एलर्जी और लाइफ थ्रेटनिंग नोन एज एनाफाइलैक्सिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है, इसमें एमसीक्यू में पूछा था। एनाफिलैक्सिस मतलब क्या है कि ऐसी कंडीशन एलर्जी की जो हमारी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, उसको हम कहते हैं एनाफिलैक्सिस। और कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारे सिम्टम्स हैं वो माइल्ड से कहाँ तक हो सकते हैं, सीवियर। जैसे हमारा हे फीवर की बात करते हैं, हे फीवर में क्या होता है, इसको हम एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं। इसमें क्या देखने को मिलता है
स्नीजिंग देखने को मिलती है, इचिंग होती है नोज़ की, आइज़ की, रूफ ऑफ द माउथ, रनिंग नोज़ होती है, स्टफ़ी नोज़ होती है, वाटरी रेड और स्वेलन आइज। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एग्जांपल है किसका, हे फीवर का। ये किसकी वजह से है, ड्यू टू एलर्जी। ठीक है, इसके बाद फूड एलर्जी, लाइक किसी को फूड की एलर्जी होती है तो उसमें क्या हो सकता है, टिंगनिंग इन माउथ हो सकता है। ठीक है, स्वेलिंग हो सकती है लिप, टंग वगैरह की, माउथ की, थ्रोट की। और क्या हो सकता है ये, इट कैन ऑल्सो बी एनाफ्लेक्सिस, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है फूड एलर्जी। ठीक है, इसके बाद ड्रग एलर्जी में क्या देखने को मिल सकता है, इची स्किन मिल सकती है, रैशेज मिल सकते हैं, विजिंग मतलब छींक वगैरह, एनाफ्लेक्सिस, इट कैन ऑल्सो बी एनाफ्लेक्सिस। ठीक है, हाइस वगैरह मिल सकते हैं। ठीक है, चकते वगैरह मिल सकते हैं। इसी तरह अब हम इसमें बात करते हैं एटॉपिक डर्मेटाइटिस। एटॉपिक डर्मेटाइटिस यहाँ पे एक है, तो एटॉपिक डर्मेटाइटिस का मतलब क्या होता है, एन एलर्जिक स्किन कंडीशन ऑल्सो कॉल्ड एक्जिमा को हम क्या कहते हैं, एटॉपिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। क्यों, कैन कॉज स्किन टू इच, रेडन, फ्लेक और पेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, स्किन इची हो जाती है, रेडन हो जाती है और कैसे हो जाती है, पील जैसे उतरने लगती है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्जिमा या एटॉपिक डर्मेटाइटिस यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं एनाफ्लेक्सिस। अभी बताया था एनाफ्लेक्सिस का मतलब क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी है जिसकी वजह से हो सकती है हमारे एलर्जी की, और कैन कॉज टू गो इनटू द शॉक, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा छोटा सा टॉपिक, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। एंडोक्राइन डिसरप्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो हमारा हार्मोन है उसके साथ कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं या उसको इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको इफेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कहते हैं। तो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स केमिकल EDCS आर नेचुरली और ह्यूमन मेड केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे जो करते हैं, मिमिक करते हैं, ब्लॉक और इंटरफेयर करते हैं बॉडी के हार्मोन को। तो हमारे जो नॉर्मल हार्मोन है उनके साथ कहीं ना कहीं या तो ब्लॉक कर देते हैं, उनको इंटरफेयर करते हैं, उनको कहीं ना कहीं मिमिक करते हैं। तो ऐसे केमिकल्स को कहते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टर केमिकल कहते हैं। दीज हार्मोन्स आर केमिकल एसोसिएटेड विद अ वाइड एरे ऑफ हेल्थ इशू। दे आर फाउंड इन मैनी एवरीडे प्रोडक्ट लाइक हमारा कॉस्मेटिक, फूड्स, बेवरेजेस वगैरह। तो इनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हमारे जो हॉर्मोन्स वगैरह उनको कहीं ना कहीं मिमिक करते हैं, उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं या फिर वो कहीं ना कहीं उनके साथ इंटरफेयर करते हैं। तो ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है, मतलब जो हमारे हमारे जो हॉर्मोन्स हैं उनके साथ जो छेड़खानी करते हैं, जो उनको डिसरप्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टर। सिंपल से जैसे एग्जांपल हो जाएगा एट्राजीन बाई बिस्फिनॉल ए, डायोक्सिन परक्लोरेट पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस, PFA याद कर लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। PFA पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस हो जाएगा और BP है बाई बिस्फिनॉल ए। ठीक है, इसको याद कर लेना। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 को क्विक रिवीजन किया है। आया होगा आप लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी के जो वीडियोस होंगे वो भी हमारे ऐप पर ही आपको मिलेंगे। फर्दर आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस ऐप और हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि हमारी रीच अच्छी हो जाए और हम आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।